औद्योगिक क्रांति के पहले वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मौलिक मात्रा 0.092% या 290 ppm थी पार्ट पर मिलियन। वर्तमान समय में कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण का स्तर 0.0379 या 379 ppm हो गया है। पहले औद्योगिक क्रांति के समय, औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुई थी? 1860 में। तो औद्योगिक क्रांति के समय 290 ppm थी, अब कितनी हो गई? 379 ppm हो गई है, जो औद्योगिक क्रांति के पूर्व CO2 के स्तर में 25% की वृद्धि के द्योतक हैं। यानी कि जब औद्योगिक क्रांति थी 1860 तक, लेकिन अब 2021 चल रहा है, तो 290 ppm से 379 ppm हो गई है, जो 25% की वृद्धि हुई है। फिर आते हैं दूसरी पर, CO2 पार्थिव विकिरण का अवशोषण करके वायुमंडल तथा पृथ्वी की सतह को गर्म कर देते हैं। जो CO2 पार्थिव विकिरण के अवशोषण करके वायुमंडल तथा पृथ्वी की सतह से गर्म कर देते हैं। ओजोन गैस पृथ्वी पर वनस्पतियों तथा जंतुओं के लिए रक्षा का कवच है। जो ओजोन गैस है पृथ्वी की पर वनस्पतियों तथा जंतुओं के लिए रक्षा का कवच है। आज के समय में ओजोन गैस नष्ट हो रही है, क्योंकि आज के समय में हम प्रदूषण बहुत हो रहा है। ये प्रदूषण कैसे फैलता है? प्रदूषण ऐसे फैलता है जब हम रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, इतनी सारी दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं। रासायनिक जो दवाई थी वो सब जाके कहीं ना कहीं घुल मिलके ये महासागर में, सागरों में पहुंचकर वहां से सभी को नुकसान कर रही हैं। और दूसरी बात ये है, ओजोन गैस को नष्ट करने वाली सबसे जो गैस है वो है हाइड्रोकार्बन, HFC जिसे कहते हैं, HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो ये जितनी गैसें हैं, जैसे हम, ये गैसें कहाँ से निकलती है? ये गैसें एयर कंडीशनर हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गया है, इंडस्ट्री हो गया, इन सभी से ये गैसें निकलती रहती हैं। तो वो वायुमंडल में जाकर जहां पे ओजोन गैस स्थित है, ओजोन गैस किस सतह पर स्थित है? समताप मंडल में। ओजोन गैस समताप मंडल में उपस्थित है, तो वहीं पे जाके जो ये गैस निकलती हैं उसको, जो ओजोन गैस है उसको पतली कर रहे हैं। तो ये प्रदूषण की वजह से हो रहा है ओजोन गैस का रिक्तीकरण, यानी कि वहां पे होल हो रहा है। इसीलिए ज्यादा गर्मी होती है, और गर्मी जब होती है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ता है तो आप जानते ही हैं, ज्यादा बारिश होगी। जहां पे ग्लोबल वार्मिंग होगी तो वहां पे बारिश भी होगी ज्यादा। जब बारिश ज्यादा होगी तो वहां पे ये नदी का बहाव होगा, तो वहां पे काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो ये सब नदी का बहाव जब होता है तो ये सब पर्यावरण का प्रदूषण है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब ओजोन गैस पर पृथ्वी पर वनस्पतियों तथा जंतुओं के लिए रक्षा का कवच है। जब ओजोन गैस का मतलब कि क्षरण हो रहा है, तब उससे होने वाले रोग, चर्म कैंसर में वृद्धि, मानव शरीर में प्रतिरक्षण क्षमता में ह्रास, प्रकाश संश्लेषण, जल ग्रहण की क्षमता तथा फसलोत्पादन में ह्रास। तो ये देखो, ये जो ओजोन गैस की जो कमी हो रही है वो सीधे सूरज की रोशनी सीधे धरती पर आते हैं। वो ओजोन गैस है तो वो क्या बोलते हैं, वो एकदम उसको, सॉरी एक बात देख लेते हैं। हाँ, जो ओजोन गैस है तो जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें ये ओजोन गैस, ओजोन परत को छोड़ करके सीधे पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो वहीं
सीधे पृथ्वी पर जब आती हैं तो हम लोग को वही किरणें पड़ती हैं। तो इसी से होने वाला रोग है चर्म कैंसर में वृद्धि, मानव शरीर में प्रतिरक्षण क्षमता में ह्रास, प्रकाश संश्लेषण, जल ग्रहण की क्षमता तथा फसलों उत्पादन में ह्रास। फिर दूसरा देखते हैं, सागरीय पर्यावरण पर भी ओजोन की रिक्तता के कारण तापमान में वृद्धि का दूरगामी है। दुष्प्रभाव होगा क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में कमी के कारण फाइटोप्लैंक्टन की उत्पादकता में ह्रास होगा। ये फाइटोप्लैंक्टन क्या है? फाइटोप्लैंक्टन एक समुद्र में एक जीव पाया जाता है, उसे हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। इस स्थिति के कारण जो प्लैंक्टन में भूखमरी हो जाएगा, जो प्लैंक्टन के कारण लार्वा की मात्रा भी प्रभावित होती है। फाइटोप्लैंक्टन है, ये जू प्लैंक्टन पर निर्भर करता है। नहीं, जू प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन पर निर्भर करता है। ये दोनों समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, ये समुद्री जीव हैं, उन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन भी कहते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा टॉपिक है मानव व पर्यावरण संबंधी अवधारणा। क्या है? मानव व पर्यावरण संबंधी अवधारणा। इसके अंतर्गत 6 अवधारणाएं हैं। नंबर 1 नियतवादी अवधारणा, दूसरा है संभववादी अवधारणा, तीसरा है नवनियतवादी अवधारणा, चौथा है कृतिवाद अवधारणा, पांचवा है मानकीय दृष्टिकोण, फिर छठा है परिस्थितिकी दृष्टिकोण। ये 6 हैं अवधारणा। फिर से देखते हैं, नियतवादी अवधारणा, दूसरा है संभववादी अवधारणा, तीसरा है नवनियतवादी अवधारणा, चौथा है कृतिवाद अवधारणा, पांचवा है मानकीय दृष्टिकोण, छठा है परिस्थितिकी दृष्टिकोण। ये 6 अवधारणाएं हैं। प्रत्येक अवधारणा, सबसे पहले हम बात करेंगे नियतवादी अवधारणा, फिर ये खत्म होने के बाद फिर संभववादी अवधारणाएं। इसी तरह ये 6 अवधारणाएं हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम नियतवादी अवधारणा स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं मानव व पर्यावरण संबंधी अवधारणाएं। सबसे पहले हमें स्टार्ट किया था नियतवादी अवधारणा। नियतवादी अवधारणा के बाद फिर संभववादी अवधारणा, फिर नवनियतवादी अवधारणा, फिर कृतिवाद, फिर मानकीय दृष्टिकोण। सबसे पहले हम यही स्टार्ट कर, सबसे पहले ये पढ़ाएंगे। नियतवादी अवधारणा क्या है? यह मानव पर्यावरण का एक तत्व मानता है। यह मानव पर्यावरण का एक तत्व मानता है। हमबोल्ट व कार्ल रिटर ने दिया था। यह अवधारणा हमबोल्ट व कार्ल रिटर ने दिया था। कार्ल रिटर ने दिया था इसको, नियतवादी अवधारणा को हमबोल्ट व कार्ल रिटर ने दिया था। यह मानव पर्यावरण का एक तत्व मानता है। यह अवधारणा को ही निश्चयवाद की संज्ञा प्रदान की गई है। यह अवधारणा को ही निश्चयवाद की संज्ञा प्रदान की गई है। फिर दूसरा है संभववादी अवधारणा। यह विडाल डी लाब्लांस, बूंज व डिमांजिया जैसे संभववादी भूगोलवेत्ता मानव को पर्यावरण का एक सक्रिय तत्व मानते हुए कहते हैं कि मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है एवं उसमें हर प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। संभववादी अवधारणा क्या है? विडाल डी लाब्लांस और बूंज व डिमांजियो जैसे संभववादी भूगोलवेत्ता मानव को पर्यावरण का एक सक्रिय तत्व मानते हुए कहते हैं, पर्यावरण का सक्रिय तत्व मानते हुए कहते हैं विडाल डी लाब्लांस ने मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है एवं उसमें हर प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। ये हो गई संभववादी अवधारणा। तीसरी क्या है? नवनियतवादी अवधारणा। यह अवधारणा दोनों कौन कौन सी हो गई? नियतवादी अवधारणा, संभववादी अवधारणा, दोनों ही अतिवादी अवधारणा का खंडन करती है। ग्रिफिथ, टेलर एवं H.K. स्पेट जैसे भूगोलवेत्ता
प्रकृति की एक पक्षी दोहन की आलोचना करती है। उन्होंने बताया है कि प्रकृति के संदर्भ में रुको तथा जाओ की नीति अपनाने को कहा। वस्तुतः टिकाऊ व शाश्वत विकास नवनियतवादी अवधारणा से ही संबंध रखता है। फिर चौथा है कृतिवाद। इस अवधारणा के अनुसार मानव पर्यावरण को एक साहिनी स्थिति अथवा संभावित स्थिति तक परिवर्तित कर सकता है। इस अवधारणा के अनुसार मानव पर्यावरण को एक साहिनी स्थिति अथवा संभावित स्थिति तक परिवर्तित कर सकता है। फिर पांचवा है मानकी दृष्टिकोण। इस संबंध में मानव एवं पर्यावरण के अंतर संबंधों को सर्वोत्तम अथवा आदर्श स्थिति के रूप में प्रतिपादित किया गया है। ये 5 अवधारणा है। छठा हम कल कराएंगे परिस्थितिकी दृष्टिकोण। फिर उसके बाद हम पढ़ाएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर उसके आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसी पे जितना हमने पढ़ाया है आज तक उस पे कल हम क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। नमस्ते।